नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार। आज हम लोग बात करेंगे फिनलैंड के बारे में कि रसिया की धमकी के बाद भी फिनलैंड क्यों नेटो ज्वाइन कर रहा है। फिनलैंड की पीएम सना मरीन ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि फिनलैंड नेटो ज्वाइन करेगा। इससे हम लोग जानेंगे कि रसिया को इससे क्या खतरा है एंड रसिया फिनलैंड ने पहले कभी युद्ध लड़ा है या नहीं। सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? आपको नाम बताना है कि रूस और फिनलैंड के बीच में जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा का नाम क्या है। नंबर 1 डुरंड रेखा, ऑप्शन बी हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी मैनरहिन रेखा। हालांकि इसका आंसर वीडियो के एंड में बता दूंगा, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले यह जानते हैं कि यूक्रेन के हालात देखने के बाद भी फिनलैंड नेटो क्यों ज्वाइन कर रहा है। तो इसके जवाब में मैं बता दूं कि फिनलैंड नेटो ज्वाइन करेगा या नहीं, यह निर्णय फिनलैंड की जनता का है। अब आप पूछेंगे कि जनता निर्णय कैसे ले सकती है, ये तो सरकारों का काम है। तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप के बहुत सारे कंट्री में कोई भी बड़ा फैसला रेफरेंडम करा के लिया जाता है। अब एक यहाँ न्यू वर्ड आया, रेफरेंडम। अब हम लोग जानते हैं कि रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम का हिंदी अर्थ होता है जनमत संग्रह। इसमें उस देश की सरकारें डायरेक्ट जनता के बीच एक पोल कराती है। एक प्रकार की वोटिंग प्रक्रिया भी हम लोग कह सकते हैं। और इसी जनमत संग्रह से पता चलता है कि जनता क्या चाहती है। और जब यह पोल्स फिनलैंड में कराया गया तो 70% जनता, 50-52 नहीं 70%, 70% जनता यह चाहती है कि फिनलैंड नेटो ज्वाइन करे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फिनलैंड नेटो ज्वाइन क्यों कर रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो यूएस, यूके और फ्रांस ने यह लिखित एश्योरेंस दिया है कि फिनलैंड को नेटो में फास्ट ट्रैक ज्वाइनिंग मिलेगी। फिनलैंड ने यूक्रेन की गलतियों से कुछ सीख लेते हुए यह एश्योरेंस लिया है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं हम लोग। यूक्रेन वॉर को देखकर फिनलैंड के मन में जो रशियन आर्मी का डर था वह भी कुछ हद तक कम हुआ है। क्योंकि रशियन आर्मी का जो डर था वह कम हुआ है, क्योंकि यूक्रेन ने जिस प्रकार रशिया को फाइट दिया है, यह यूक्रेन के लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं है। यह देख के फिनलैंड की जनता और वहाँ की सरकार के मन में ज़रूर ये बात आया होगा कि एक बार हम रशियन आर्मी को भी झेल लेंगे, क्योंकि रशियन आर्मी का डर अब कुछ हद तक कम हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि रशिया को इससे क्या खतरा है। इसे समझने के लिए पहले आपको मैप देखना होगा। रशिया फिनलैंड के साथ लगभग 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। अगर फिनलैंड नेटो ज्वाइन कर लेता है तो नेटो सेना बिल्कुल रशिया के बॉर्डर तक आ जाएगा, जो कि रसिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। इसको आप ऐसे मान लेते हैं कि भारत और चाइना बॉर्डर शेयर ना करता हो और पाकिस्तान, जो इंडिया के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, चाइना को एक मिलिट्री बेस बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के पास दे दे, तो हम भारतीयों को कैसा फील होगा। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रसिया को करो या मरो का स्थिति हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि यह विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा घातक होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं इतिहास के बारे में कि कब कब रसिया फिनलैंड आपस में भिड़े हैं। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया था। हालांकि यह युद्ध यूएसएसआर ने जीत लिया था, पर फिनलैंड ने इस युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस युद्ध में लगभग 25,900 सैनिक फिनलैंड के मारे गए थे और 1,26,000 लगभग सैनिक यूएसएसआर के मारे गए। तो इससे आप यूएसएसआर के लॉसेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि अब 1939 नहीं है, फिनलैंड अब पूरी तरह चेंज हो गया, क्योंकि फिनलैंड के लोग अब बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस में ये 3 देश जो हैं
नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों टॉप रैंक में आते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस हैं उसमें ये तीनों कंट्री टॉप में आते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे आता है। अब हम लोग को देखना है कि वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कैसे अपने आप को रसिया के एग्रेशन से बचाता है। अब हम लोग थोड़ा यूक्रेन और फिनलैंड को कंपेयर करते हैं। यूक्रेन की आबादी लगभग 4.5 करोड़ है और फिनलैंड की आबादी लगभग 55 लाख है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की आबादी भी बहुत अंतर है। तो फिनलैंड एक छोटा सा कंट्री है जिसकी आबादी बहुत कम है। और इससे ये भी समझना होगा कि यूक्रेन 2014 से ही एक वॉर की स्थिति में है, क्योंकि 2014 में ही रसिया ने क्रीमिया वाला रीजन, जो कि यूक्रेन काला सागर में जो कि है, उस पर अधिकार कर लिया था। तो 2014 से ही रसिया के खिलाफ यूक्रेन में वहाँ की जनता में रसिया के खिलाफ एक आक्रोश है को देखने को मिलता है, जिससे कि वहाँ की जनता के अंदर देशभक्ति की भावना हद तक बढ़ गई है। इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिनलैंड की जनता के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, लेकिन इसको आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उस टाइम इंडिया के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना कितनी उमड़ रही थी। इससे हम लोग ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे कुछ देर पहले ही स्वीडन ने भी ऑफिशियल ये अनाउंस कर दिया है कि नेटो ज्वाइन करेगा। इसलिए मैं वीडियो में इसके पार्ट को ज़्यादा डाल नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि स्वीडन भी अब ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि वो भी अब नेटो ज्वाइन करेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन डी सही है, मैनरहीम रेखा कहते हैं। और मैंने बाकी सारे जो भी इसमें ऑप्शन है मैंने उसका भी आंसर दे रखा है। आप लोग इसको वीडियो स्टॉप करके पढ़ लें ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ओपिनियन है। आप लोग क्या सोचते हैं फिनलैंड और रसिया के बारे में? ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ग्लोबल ओपिनियन आप कृपया कमेंट सेक्शन में डालें। तब तक के लिए लेता हूँ विदा। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।